Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unrevealed Study. In this video, I'm going to cover Unit 8, Aggression, Violence and Mental Health Among Youth from the book BTCG 172, Youth, Gender and Identity. If you have not watched Unit 7 yet, the link is in the description below, do check it out. And if you want the full playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. Also, I'll be providing the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description below. You can join the Telegram channel from there. And if you find this video helpful, please give it a like, share, and subscribe to my channel. So, without any further delay, let's get started with the block introduction. ब्लॉक 4 चैलेंजेस रिलेटेड टू यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। इस ब्लॉक में उन इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस के बारे में बात की गई है जो आज के यूथ को फेस करना पड़ता है और जो उनके हेल्थ और फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इन इश्यूज का डीप कनेक्शन उनकी मेंटल हेल्थ, बिहेवियर और आइडेंटिटी से होता है। ये ब्लॉक दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कवर करता है। सबसे पहले यूनिट 8, एग्रेशन, वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ अमंग यूथ। इस यूनिट में यूथ के बीच बढ़ते एग्रेशन और वायलेंस के कॉजेज को एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी डिस्कस की गई हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि लोग एग्रेसिव क्यों होते हैं। साथ ही एग्रेशन और वायलेंस को कंट्रोल करने के मेथड्स या स्ट्रैटेजीज पर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। देन उसके बाद है यूनिट 9, वर्क लाइफ बैलेंस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये यूनिट बताता है कि कैसे आज के टाइम में लोगों को अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो गया है। इस इनबैलेंस का इम्पैक्ट उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। साथ ही इस यूनिट में इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के तरीके भी डिस्कस किए गए हैं, चाहे वो जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में हो या वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट में। ओवरऑल ये ब्लॉक यूथ के सोशल, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस को समझने में हेल्प करता है, जिससे हम उनकी आइडेंटिटी और वेलबींग को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं यूनिट 8, एग्रेशन, वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ अमंग यूथ। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में एग्रेशन हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो रोड्स पर हो, घर के अंदर हो, मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर। हर किसी का गुस्सा या हम कह सकते हैं एक तरीके का चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो ही जाता है। आज की यूथ को अपनी आइडेंटिटी, करियर और फ्यूचर को लेकर काफी स्ट्रेस होता है। जब ये स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी ये एग्रेशन के फॉर्म में भी बाहर आ जाता है। कई बार जब किसी को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन होती है, जैसे कि वो कौन है या फिर उन्हें क्या बनना है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उन्हें वायलेंट बिहेवियर की तरफ ले जाती है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यूथ के बीच बढ़ते वायलेंस को एक पब्लिक हेल्थ इशू माना है। मतलब ये सिर्फ पर्सनल या फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे सोसाइटी के हेल्थ और सेफ्टी का मैटर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। तो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जब कोई रोड पर बार बार हॉर्न बजाता है या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है, तो ये होता है वर्बल एग्रेशन। जैसे कोई स्कूल में किसी को धक्का देता है, किसी को पुश करता है, तो ये होता है फिजिकल एग्रेशन। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में जाके तोड़फोड़ करता है, तो ये होता है वायलेंट बिहेवियर। जब कोई सोशल मीडिया पर वल्गर या फिर ऑब्सीन फोटोज को पोस्ट करता है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एग्रेशन। तो एग्रेशन का मतलब होता है जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, चाहे फिर वो फिजिकल हो, वर्बल हो, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। वॉयलेंस एग्रेशन का एक और भी ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है, जैसे कि आप देखते हो मर्डर या फिर रेप केसेस, इन्हें हम बोलेंगे वॉयलेंस। किसी भी बिहेवियर को एग्रेसिव तभी कहा जा सकता है जब इंटेंशनल हार्म यानी कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत हो। मतलब इंटेंशनल हार्म, किसी को इंटेंशन से आपने हार्म करा है, तो उसे हम बोलेंगे एग्रेसिव। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन। सबसे पहले है इम्पल्सिव या फिर हॉस्टाइल एग्रेशन। जब गुस्सा एकदम से आता है और बिना सोचे समझे कोई रिएक्ट करता है, इसे कहते हैं हम इम्पल्सिव एग्रेशन। हम बोलते हैं ना आपका बिहेवियर बहुत ही इम्पल्सिव है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो किसी बात पर झगड़ा हो गया है और गुस्से में क्या हो गई, मारपीट चालू हो गई, तो इसे क्या बोला आपने, इम्पल्सिव एग्रेशन बोला। मतलब इतना बड़ा मुद्दा क्या, वैसे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, बट स्टिल जरा सी भी कोई बात हुई और आपने रिएक्ट कर दिया, वो भी बिना सोचे समझे, तो यही हुआ आपका इम्पल्सिव या फिर हॉस्टाइल एग्रेशन। देन सेकंड है आपका इंस्ट्रूमेंटल या फिर प्लान्ड एग्रेशन।
जब किसी गोल को अचीव करने के लिए एग्रेशन किया जाता है तो उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। एग्जाम्पल, जैसे कोई अगर किसी को हम डराए धमकाएं, ठीक है, डरा धमका कर अपना काम निकलवाएं या फिर किसी को बुली करना या फिर टेररिज्म, ये सब क्या है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल या फिर प्लान्ड एग्रेशन। मतलब किसी चीज को अचीव करने के लिए ये एग्रेशन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन एग्रेशन एंड वायलेंस। एग्रेशन और वायलेंस को समझने के लिए कई साइकोलॉजिकल थ्योरीज बनाई गई हैं। हर थ्योरी एग्रेशन के अलग अलग कॉजेज को बताती है, जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ सोशल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि एग्रेशन इंसान के नेचर में होता है, मतलब ये एक इनबॉर्न या नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसमें सबसे पहले है इवोल्यूशनरी थ्योरी, जो ये कहती है कि सर्वाइवल के लिए एग्रेशन जरूरी था। जैसे अपने रिसोर्सेज या फैमिली को बचाने के लिए एग्रेशन जो है वो यूज होता था। देन उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, इनके मुताबिक इंसान के अंदर एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं थैनाटोस। इसी इंस्टिंक्ट से एग्रेशन निकलता है। कुछ जीन्स जैसे कि MAOA जीन ब्रेन के कुछ एरियाज जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सेरोटोनिन लेवल को अफेक्ट करते हैं, जिससे एग्रेशन बिहेवियर बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ जीन्स एग्रेशन डिसाइड नहीं करते। इन्वायरमेंट, आपका जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग, आपका सराउंडिंग्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राइव थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। ये थ्योरी कहती है कि एग्रेशन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब हमारा कोई गोल या फिर हमारी कोई विश पूरी नहीं होती या ब्लॉक हो जाती है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर एग्रेशन में बदल सकती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कॉलेज प्ले में रोल नहीं मिला, तो अब उसने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में आकर अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको वर्बली अब्यूज कर लिया। तो ये क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन जो है वो एग्रेशन में चेंज हो गया। देन उसके बाद है क्रिटिसिज्म। मतलब हर बार फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन को शांत होके भी हैंडल कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये सब पे अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एग्रेशन, जिसमें सबसे पहले है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडोरा ने दी थी। बंडोरा एक साइकोलॉजिस्ट थे। बंडोरा का कहना था कि एग्रेशन जो है वो सीखा जाता है, देख कर या फिर ऑब्जर्व करके। बच्चे और अडल्ट्स दोनों ही अपने आसपास के रोल मॉडल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, गेम्स और मूवीज को देखकर एग्रेशन बिहेवियर सीखते हैं। अगर बच्चा टीवी पर या गेम में वॉयलेंस देखता है तो वो उसी को कॉपी करता है। एग्रेशन इन्होंने बोला कि एक लर्न बिहेवियर है, मतलब हम लर्न करते हैं एग्रेशन, जो रिपीट होता रहता है अगर उसे रिवॉर्ड मिले और पनिशमेंट ना मिले। जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं, अपने सामने एग्रेशन देखती हैं बच्चे का तो वो उन्हें पनिश नहीं करती, तो इससे क्या होता है, बच्चे की हिम्मत बढ़ती है, वो दोबारा ऐसे बिहेवियर को रिपीट करता है। देन उसके बाद है जनरल एग्रेशन मॉडल, जो एंडरसन और बुशमैन ने दिया। ये मॉडल एग्रेशन को पर्सनल और सिचुएशनल फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट मानता है। पर्सनल फैक्टर मतलब जैसे किसी का मूड, पर्सनालिटी ट्रेट, यानी कि गुस्से वाला नेचर या फिर उसका बिलीफ सिस्टम, ये हो गया आपके पर्सनल फैक्टर। देन हो गया आपका सिचुएशनल फैक्टर, जिसमें होता है अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, अल्कोहल लेना, किसी ने प्रोवोक कर दिया हो या फिर किसी सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, ठीक है। तो इन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है पर्सन के इंटरनल स्टेट पर, मतलब उनकी फीलिंग्स पर, उनके थॉट्स पर और उनके जो फिजिकल एरोजन है उन पर। उसके बाद पर्सन सोचता है, मतलब डिसीजन मेकिंग करता है कि क्या मुझे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करूं, एग्रेसिवली रिएक्ट करूं या फिर कामली रिएक्ट करूं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, या तो पर्सन एग्रेशन शो करता है या फिर एग्रेशन शो नहीं करता, कामली हैंडल करता है चीज़ों को। तो अगर क्विकली हम समझे, तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल थ्योरी, जो कहती है कि एग्रेशन जो है वो नेचुरल है, इनबॉर्न है। ड्राइव थ्योरी कहती है कि एग्रेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन से आता है। सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि एग्रेशन जो है वो लर्न करते हैं हम दूसरों से। और जनरल एग्रेशन मॉडल कहता है कि एग्रेशन डिपेंड करता है पर्सन और सिचुएशन पर।
नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रेशन एंड वायलेंस। एग्रेशन या वायलेंस किसी एक रीजन से नहीं होता, ये पर्सनल, सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर के मिलने से होता है। तो चलिए एक एक करके सारी कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है पर्सनल फैक्टर्स, जिसमें आपका आ जाता है जेंडर। रिसर्च कहती है कि मेल्स जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और सोशल अपब्रिंगिंग, जहां लड़कों को असर्टिव और डोमिनेंट बनने के लिए एनकरेज किया जाता है। देन उसके बाद है पर्सनालिटी टाइप, जिसमें दो तरीके के लोग होते हैं। जो टाइप ए पर्सनालिटी है वो ज़्यादा एग्रेसिव होगी, कॉम्पिटिटिव, इम्पेशेंट होते हैं। देन उसके बाद टाइप बी पर्सनालिटी, जो लोग काम होते हैं, पेशेंट होते हैं और रिलैक्स नेचर के होते हैं। देन उसके बाद है अल्कोहल यूज, जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनको क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल जो है उनका कम हो जाता है और अराउजल बढ़ जाता है। इससे एग्रेशन बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली मेल्स में। देन उसके बाद है आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर, जहाँ पे सबसे पहले आ जाता है पेरेंटिंग एंड फैमिली। अगर बचपन में डोमेस्टिक वायलेंस, हार्श पनिशमेंट या पेरेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो बच्चे उन्हें देखकर आगे चलकर एग्रेसिव हो जाते हैं। देन उसके बाद है पीयर प्रेशर। टीनेजर्स अपने फ्रेंड्स जैसे बनने के लिए कभी कभी एग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि वो ग्रुप में एक्सेप्ट हो सके। देन उसके बाद है प्रोवोकेशन, मतलब किसी को उकसाना। जब किसी को वर्बली या फिजिकली आप कह लो चिढ़ाया जाता है या फिर टीज किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया पे किसी के इंसल्ट कर देना, तो वो प्रवोक होकर एग्रेसिव बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन। जब किसी के गोल्स, किसी के विशेस, किसी की डिजायर पूरी नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन होती है और ये कभी कभी एग्रेशन में भी बदल जाती है। जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल थी, जिसे रोल जो है वो प्ले में पार्टिसिपेट करना था। ठीक है, उसे प्ले में रोल करना था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसे फ्रस्ट्रेशन हुई, उसने अपने कॉम्पिटिटर को वर्बली अब्यूज कर दिया। तो यहाँ आपने क्या देखा कि फ्रस्ट्रेशन कैसे एग्रेशन में चेंज हो गई। देन उसके बाद है सोशल एक्सक्लूजन। जब किसी को इग्नोर या फिर रिजेक्ट किया जाता है, जैसे कि बुली या फिर ग्रुप से निकाल देना, तो गुस्सा और हॉस्टाइल थॉट जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपने हर पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल जो है वो जरूर दीजिएगा और रियल लाइफ एग्जाम्पल ही देना। उससे क्या होता है, आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। देन उसके बाद है मीडिया इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे आपका आ गया टीवी, गेम्स, इंटरनेट। जब मीडिया रिपीटेडली वॉयलेंस दिखाता है, तो हमारा जो दिमाग है वो उस वॉयलेंस को नॉर्मल मान लेता है। मतलब हमारे माइंड में जो वॉयलेंस है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। और आप आजकल देखोगे भी, हमारी कंट्री में स्पेशली इंडिया में आजकल वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप रोड पे चल रहे हो और वहाँ पे दो गाड़ी में अगर गलती से भी किसी गाड़ी को टच हो जाती है, इतनी सी बात पे ही लोग जो है वो आजकल बहुत बड़ा हंगामा कर देता है। एक दूसरे को मार पिटाई हो जाती है, लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, फायर हो जाती है। तो ये क्या है कि यही चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में वॉयलेंस इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोगों को ये बहुत बड़ी बात लगती ही नहीं है। देन उसके बाद बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एल्बर्ट बंडूरा का है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि बच्चों ने टीवी पर एग्रेशन देखा और उसको देखकर उन्होंने एक डॉल को मारा। राइट, मतलब एग्रेशन देखकर बच्चों ने एक डॉल को उसी तरह से मारा जो उन्होंने टीवी में देखा था। तो ये प्रूफ था कि एग्रेशन जो है वो सीख कर होता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी सोशल लर्निंग थ्योरी में, जो एल्बर्ट बंडूरा की थी, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि जो एग्रेशन है वो लर्न करके किया जाता है, ऑब्जर्व करके किया जाता है। देन उसके बाद है आपका कल्चरल प्रैक्टिस। कुछ कम्युनिटीज में ऑनर बेस्ड वायलेंस होती है, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो वहां पे रिलीजन या फिर कास्ट के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उन्हें जस्टिफाई किया जाता है, जिसे लोग एग्रेशन समझ के नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे भी आप देखोगे ऐसा बहुत जगह होता है कि लोग जो है वो रिलीजन के नाम पे या फिर कास्ट के नाम पे एग्रेशन दिखाते हैं बहुत ज्यादा, और उसे वो अपनी ड्यूटी समझ कर रहे होते हैं। देन उसके बाद है आपका सिचुएशनल फैक्टर। अब इसमें सबसे पहले आपका आ गया वेदर। रिसर्च ये बोलती है कि जब एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इरिटेशन जो है वो बढ़ती है। आप आज अभी देख लो, गर्मी इतनी हो रही है कि इरिटेशन हो जाती है। तो इससे क्या है, इससे एग्रेशन भी इंक्रीज होता है। हम बेवजह दूसरों से लड़ने लग जाते हैं, लोगों को उल्टे जवाब देने लग जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वेदर ही इतना खराब है। तो ये एक सिचुएशनल फैक्टर हो सकता है एग्रेशन बढ़ने का। दूसरा है आपका अल्कोहल, टाइम ऑफ मैनेजमेंट टाइम ऑफ डे एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे कि रात का टाइम, अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्ट्रेस भरी जगह पर रहना, ये सब भी आपके बिहेवियर को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीलिंग विद एग्रेशन एंड वायलेंस। अब एग्रेशन को कैसे हैंडल करें? तो यूथ एग्रेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है इसमें खराब होती है, रिलेशनशिप्स आपके खराब होते हैं, अकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है, सोसाइटी में फियर, मिसट्रस्ट और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। अब क्या वेज हैं एग्रेशन को मैनेज करने के लिए? सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट टूल, जैसे कि YRBSS। ये टूल यूथ के रिस्की बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि वायलेंस को, ड्रग यूज को, पुअर डाइट को, फिजिकल इनएक्टिविटी को। देन उसके बाद है आपका पनिशमेंट। पनिशमेंट होनी चाहिए सही टाइम पे, और बिल्कुल जो एग्जैक्ट पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए। अगर किसी भी गलत चीज़ को करा जाता है तो उसके लिए उसी लेवल तक की पनिशमेंट होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। अगर सही तरीके से पनिशमेंट जो है वो दी जाए तो लोग जो है वो दोबारा गलती नहीं करते हैं। ठीक है? देन उसके बाद है आपका कैथारसिस, मतलब गुस्से को सेफ तरीके से निकालना। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी होती है, गुस्सा भरा होता है, तो उसको आप सेफली कैसे निकालें कि दूसरों को हार्म ना हो? जैसे कि एक्सरसाइज करना या फिर लिखना, आर्ट थेरेपी, ये सब गुस्से को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स जो बार-बार आप सोचते हो और उसकी वजह से आपका एग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? देन उसके बाद है आपका कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीखना चाहिए कि ऐसे मुझे थॉट्स आ रहे हैं बट मैं क्यों सोचूं इसके बारे में, पॉजिटिव भी तो सोच सकता हूँ। तो आप खुद के कॉग्निटिव खुद के लिए ही कुछ कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज जो है आप उन्हें बनाएं, अपने थॉट्स को खुद ही चैलेंज करें। देन किसी सिचुएशन को रीफ्रेम करना, मतलब जिस नज़रिए से आप सोच रहे हो अब आप उस नज़रिए से मत सोचो, आप किसी अलग ही पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाओ, तो उससे क्या होता है गुस्सा कम हो जाता है। जैसे समटाइम्स हम होता है ना, हम किसी सिचुएशन में होते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन सडनली हम उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हैं, या तो हम ये सोच लेते हैं कि ये सब चीज़ें डेस्टाइन थी या फिर जो कुछ भी है, हम किसी भी तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को बदलते हैं। देन उसके बाद है आपका सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। कई एग्रेसिव यूथ में प्रॉपर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होते। कम्युनिकेशन, एम्पैथी यानी कि दूसरों के इमोशंस को समझना और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाना बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन यूथ। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुताबिक मेंटल हेल्थ का मतलब है अपने पोटेंशियल को समझना, स्ट्रेस हैंडल करना और प्रोडक्टिव रहना। यूथ में मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले है पॉजिटिव इमोशंस। जब यूथ खुश और रिलैक्स्ड फील करते हैं तो एग्रेशन होने के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। देन उसके बाद है इमोशन रेगुलेशन स्किल्स। अपने इमोशंस को पहचानना, एक्सेप्ट करना और उन्हें कंट्रोल करने के प्रॉपर स्ट्रैटेजीज जो हैं उन्हें फॉलो करना। देन उसके बाद है पॉजिटिव रोल मॉडल्स। यूथ उन्हीं को कॉपी करते हैं जिन्हें वो एडमायर करते हैं, चाहे फिर वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर सेलिब्रिटीज। अगर रोल मॉडल नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो यूथ भी वही अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए आपको पॉजिटिव रोल मॉडल्स जो है उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए हमेशा। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि एग्रेशन के कई फॉर्म्स होते हैं, मतलब जो माइल्ड वर्बल अब्यूज होता है वो आगे चल के एक बहुत बड़े क्राइम तक भी पहुंच सकता है, मतलब एक्सट्रीम वायलेंस तक। इसका कोई एक कॉज नहीं होता, ये पर्सनल, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इन फैक्टर्स को समझ जाएं और सही टेक्निक यूज करें तो एग्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना यूथ वायलेंस को रोकने का सबसे पावरफुल तरीका है। So that's all for today's video. I have now completed Unit 8, Aggression, Violence and Mental Health Among Youth from the book BPCG 172, Youth, Gender and Identity. If you have not watched Unit 7 yet, the link is in the description below. Do check it out. The PDF notes of this unit are available on my Telegram channel. You can join the channel using the link in the description and download the notes for free to boost your exam preparation. And if you found this video helpful,
Please give it a like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I truly appreciate your support. It motivates me to keep creating more helpful content for you all. Also, feel free to share your thoughts in the comment section below. I would love to hear from you. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.